नमस्कार, आप देख रहे हैं ये स्पेशल शो 18 ऑफ संदेश पे, जिसका नाम है गांव में खुशहाली, आपके शेयरों में और पोर्टफोलियो में हरियाली। खैर, आप सब जानते हैं कि इस समय जो गांव है हमारे हिंदुस्तान के, वहाँ पे चौथा बार एक बार मानसून आने वाला है और नॉर्मल मानसून की अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखें, बहुत सारे फैक्टर्स, एमएसपी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, ट्रैक्टर सेल्स बहुत अच्छी हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स ये जता रहे हैं, बड़ी बड़ी टॉप कॉरपोरेट्स जो 18 पे आते हैं वो सब बता रहे हैं कि गांव में जो ग्रोथ हो रही है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी खुशहाल है। इनफैक्ट यही नहीं, हमारे किसानों के पास ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। देखिए आप, मेरे पीछे जो मकान है वो अब ये भारत के किसान और भारत के गाँव वो गाँव नहीं रह गए जो हमने पहले अपनी हिंदी पिक्चरों में देखे हैं बचपन में। अब सबके पास पक्के मकान है। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत बहुत सारे नए मकान बने। ट्रैक्टर कंपनियों से हम बात करते हैं, सब ये बता रहे हैं कि ट्रैक्टर सेल्स काफ़ी अच्छी आई है। वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और यहाँ से किस तरह से हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ 3 स्पेशल गेस्ट आज जुड़ रहे हैं। सच्चिदानंद शुक्ला, M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो देश की सबसे बड़ी एग्री लेड कंपनी है, ट्रैक्टर्स, यूवीज, और महिंद्रा फाइनेंस भी उनकी ग्रुप कंपनी है। तो देश के गांव में क्या हो रहा है ये महिंद्रा ग्रुप को बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। उन्हीं के चीफ इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ में 2 वेटरन फंड मैनेजर्स 2-3 दशकों से बाजार में हैं और वो जानते हैं कि जो भी कहिए, गाँव में 20% तबका हमारा रहता है, वहाँ से बहुत बड़ी एक जॉब सीन होती है, बहुत बड़ा कंजम्पशन वहाँ पे होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों से बात करिए, 50% ज़्यादा फीसदी उनकी सेल्स गांव से आती हैं। तो वो सब बात करने के लिए अमित गुप्ता हमारे साथ हैं ICICI सिक्योरिटीज़ के, और नीरज गौड़ जो हेड ऑफ रिसर्च है एक्विरिस कैपिटल के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस स्पेशल शो में जो एग्री थीम पे आधारित है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा शुक्ला जी, जो कुछ फैक्टर्स, चुनिंदा फैक्टर्स की बात करें, आप कितने ज़्यादा इस बात से कन्विंस्ड हैं, आप इस बात को मानते हैं कि वाकई में भारत के गाँव में काफ़ी अच्छी खुशहाल स्थिति है इस समय? आप जरा हमें खुल के बताएं। तो मेरे ख्याल है, अजय, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपने जैसे कि बात की एग्रीकल्चर इनकम को लेकर, मुझे लगता है कि आउटलुक अगर मैं देखूं तो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है और उसके कुछ कारण है। जैसे कि अगर हम वेदर फोरकास्ट देखें, IMD ने अभी कुछ दिनों पहले अपने फोरकास्ट को अपडेट किया है। पहले वो कह रहे थे कि 99% ऑफ LPA बारिश होगी इस मॉनसून सीजन में। उन्होंने इसको अपडेट किया है और कहा है कि 103% होगा, नंबर 1। दूसरा, ग्लोबल एग्री कमोडिटी प्राइसेस अगर हम देखें तो काफ़ी एलिवेटेड है और उसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट मोमेंटम है वो काफ़ी तेज़ है। उसके अलावा आपने प्रोग्राम शुरू करने के जस्ट पहले कहा कि MSP जो है उसको भी अभी सरकार ने अनाउंस किया है, और जो दर है काफ़ी सारी फसलों में काफ़ी पॉजिटिव है और इससे खासकर कैश क्रॉप्स और ऑयल सीड्स में काफ़ी अच्छा MSP सरकार ने अनाउंस किया है। तो अगर मैं इसको 2 चीज़ों में बांटूं अजय, एक तो एबिलिटी और दूसरी है विलिंगनेस या सेंटिमेंट जिसे हम कहते हैं। तो विलिंगनेस और सेंटिमेंट अगर मैं देखूं किसानों की, तो उसमें खरीफ सोइंग जो है वो पॉजिटिव होगी। इसमें नॉर्मल मॉनसून, रिजर्वॉयर लेवल्स और हायर रिटर्न्स की जो अपेक्षा है उसके कारण उनकी विलिंगनेस या सेंटिमेंट जो है पॉजिटिव होगी। अगर मैं एबिलिटी की बात करूं अजय, तो जो उनकी रियलाइजेशंस रही हैं काफी सारी फसलों में, अगर मैं सीरियल्स की बात करूं तो करीब 3 से लेके 11-12% तक हायर हैं मंडी प्राइसेस MSP से। और अगर मैं कुछ और चीजों की बात करूं जैसे लेंटिल्स, मस्टर्ड, कॉटन, कैश क्रॉप्स वगैरह, तो करीबन 30% ज्यादा है। तो रियलाइजेशंस और आमदनी बेसिकली जिसे हम कहते हैं वो भी ज्यादा है। और लास्टली अगर मैं कहूं तो टेलविंड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, भारत सरकार का जो खर्च है जो कि एग्रीकल्चरल स्कीम्स में किया जाता है, पिछले 7 महीनों से लगातार एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और अगर मैं एग्रीकल्चरल स्पेंडिंग की बात करूं तो करीब 2.5 से 3 गुना ज्यादा खर्च कर रही है भारत सरकार पिछले साल की अपेक्षा। बैक टू यू।
जी हाँ, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए सचिदानंद जी ने। इनफैक्ट यही नहीं, लास्ट 3-4 दिनों से हम टॉप कॉरपोरेट से बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो अपने 50% ज़्यादा रेवेन्यू गांव से और छोटे शहरों से लेके आती है। इनफैक्ट आरबीआई गवर्नर साहब ने भी अपनी कमेंट्री में इस बार, जो काफ़ी बैलेंस थी, बाजार को पसंद भी आई थी, गाँव में जो खुशहाली है उसकी तरफ इशारा किया था वेरी क्विकली। अगर हम वो आपको एग्जैक्ट कमेंट्री सुनवा सकें आरबीआई गवर्नर साहब की, उन्होंने क्या बोला कि गांव में जो ग्रोथ हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, काफ़ी खुशहाली है। इनफैक्ट क्रेडिट ग्रोथ को उन्होंने इंडिकेट किया कि मानसून से ग्रामीण इलाकों में बहुत अच्छी ग्रोथ है। डिमांड में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है, डिमांड ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है, उसमें भी सुधार देखने को मिल रहा है और मानसून से भी उसको पुश मिलेगा। यही नहीं, मारुति जो देश की सबसे बड़ी 4 व्हीलर कंपनी है, उन्होंने भी ये इसी तरह का इंडिकेशन दिए। शशांक श्रीवास्तव जी से हमने बात की, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा ग्रामीण इनकम में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जो सचिदानंद शुक्ला बता रहे थे आपको कि हायर एग्री प्राइसेस की वजह से आमदनी बढ़ी है किसानों की आमदनी की वजह से वो खर्चा ज़्यादा कर पा रहे हैं और उन्हें लगता है कि महंगाई में दबाव शायद जैसे जैसे ठीक होगा, ये खर्चा और ये डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। देश की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर जो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमने मिस्टर खारा से बात की, उनकी कमेंट्री में भी यही बात एकदम निकल के आई कि गांव में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, क्रेडिट डिमांड है, लोग मकान बनाना चाहते हैं, लोन ले रहे हैं, ट्रैक्टर्स ले रहे हैं। ये देखिए, उन्होंने भी यही बोला, सामान्य मानसून से तो अच्छी बात है ही, लेकिन इस वक्त उनको ये उम्मीद है कि ये मोमेंटम जारी रहेगा और रूरल ग्रोथ आगे चलेगी। अगर हम ब्रेक डाउन करें, शुक्ला जी, एक सवाल आपसे और पूछूंगा ग्रोथ पे, क्योंकि हम ये बातचीत तब कर रहे हैं जब ओवरऑल पूरी दुनिया में ग्रोथ का माहौल थोड़ा सा चैलेंज्ड है और महंगाई बढ़ रही है। रूरल इकोनॉमी को एक्चुअली बेनिफिट होता है महंगाई बढ़ने का, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स हैं कमोडिटी के। ये एंगल ज़रा आप हमें थोड़ा बताएं। तो जैसा कि आपने कहा कि किसान जो है वो न सिर्फ एक कंज्यूमर है बल्कि प्रोड्यूसर भी है। और जब मैंने अपनी बातचीत शुरू की थी, मैंने कहा था कि एक पॉजिटिव आउटलुक लग रहा है एग्री इनकम्स में, और उसका एक बड़ा कारण ये है कि ग्लोबल एग्री कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी एलिवेटेड लेवल्स पर हैं, जिसके कारण काफ़ी बड़ा पुल मिल रहा है। तो अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो आपको आपकी रियलाइजेशंस अगर ज़्यादा मिलती हैं, और ये पिछले 10 से 15 सालों में सबसे बड़ा अपवर्ड मोमेंटम है। दूसरी बात, डोमेस्टिक मार्केट में भी रियलाइजेशंस, जैसा कि मैंने कहा कि डिपेंडिंग ऑन विच क्रॉप, आप सीरियल्स की बात कर रहे हैं या कैश क्रॉप की बात कर रहे हैं, तो ये करीबन 30% तक हायर हैं। और अगर आपकी आमदनी बढ़ रही है इन कारणों की वजह से, तो मेरा ख्याल एक जो शॉर्ट टर्म प्रेशर है, जिसको हम टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं किसानों के लिए, जिसमें कि इनपुट इन्फ्लेशन काफी हाई है, करीब 27% है, और आउटपुट इन्फ्लेशन 11% है, तो मार्जिन पर प्रेशर पड़ता है। लेकिन आपकी टॉप लाइन, अगर मैं उसको कॉर्पोरेट की भाषा में कहूँ, तो अगर किसानों की टॉप लाइन ग्रोथ देखें तो उसको अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की वजह से और डोमेस्टिक कीमतों की वजह से इनकम में इजाफा हो रहा है, लेकिन मार्जिन्स पर थोड़ा प्रेशर है, जो कि अगर ये इन्फ्लेशन फाइट भारत सरकार और आरबीआई जो कर रही है, अगर उसको थोड़ा सा काबू में लाया जा सके, it will give a further momentum to the incomes on the farm side। और मेरा ख्याल है उनकी बैलेंस शीट्स भी काफी बेहतर हैं पहले की तुलना में। और मैंने आखिरी चीज जो बोली थी, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर भारत सरकार और जो राज्य सरकारें हैं, उनका भी जो खर्च करने की जो एबिलिटी है, वो अगर बरकरार रहे, मुझे लगता है कि जो आउटलुक है फॉर फार्म इनकम्स एंड कंजम्पशन थोड़ा प्रेशर में है, बट गोइंग फॉरवर्ड इट कैन इम्प्रूव अगर ये मोमेंटम जारी रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और निवेशकों और ट्रेडर्स की काम की बात करते हैं। कौन से ऐसे कैटेगरीज हैं, स्टॉक्स हैं, जो आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं तो इस ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अमित गुप्ता और मिस्टर गौर हमारे साथ हैं। अमित, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने जो स्टॉक्स चुने, सबसे पहले कौन सा स्टॉक आप डिस्कस करना चाहेंगे जो ऑलरेडी कुछ हद तक ये बात दिखा रहा है कि नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, उनकी कैटेगरी ग्रो कर रही है? क्यों ना ट्रैक्टर से शुरुआत करें, क्योंकि हमारे फ्रेम में भी एक रेड ट्रैक्टर खड़ा है महिंद्रा का। M&M आपका एक चहेता स्टॉक है, उसके बारे में बताना शुरू करें।
सो आई थिंक पूरे ऑटोमोबाइल में आप देखिए कौन से कंपोनेंट्स हैं जो 2019 के आज ऊपर जिनकी सेल्स चल रही है। क्या पैसेंजर व्हीकल्स हैं तो वो भी आज 8-9% डाउन है। क्या टू व्हीलर्स हैं वो भी आज 18-20% डाउन है। अगर आप देखिए तो ट्रैक्टर ऐसा स्पेस है जो 2019 के आज भी ऊपर है अगर आप टोटल सेल्स का क्वांटम देखें। बीच में 1-2 क्वार्टर हमने देखा था कि बेस हाई हो गया था, बट फिर से वो ग्रोथ वापस आनी चालू हो गई। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा लीड इंडिकेटर है कि रूरल एरिया के अंदर शायद इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट हमने देखा था, शायद जो कोविड 2 का इम्पैक्ट देखा था, उसके बाद वो क्षेत्र जो है थोड़ा सा प्रॉस्पर हो रहा है। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि क्रॉप के प्राइसेस जो रशिया यूक्रेन की वजह से बढ़े, हमने वीट के प्राइसेस देखे, यहां तक कि गवर्नमेंट को बैन करना पड़ा, बट आईएमएफ की रिक्वेस्ट के बाद फिर से गवर्नमेंट ने थोड़ा उसको ओपन किया है। बट मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली इसको पॉजिटिव दिखाता है। और एमएनएम के एंगल से अगर आप देखिए ट्रैक्टर के क्षेत्र में 41% का मार्केट शेयर है और महिंद्रा में प्रमोटर्स का जो एंगल है वो बहुत क्लियर है। अगर आप 1.5 ईयर की कमेंट्री देखिए, वो लोग लगातार बोल रहे हैं कि रिटर्न रेशियोज को इंप्रूव करना है। इंटरनेशनल सब्सिडरीज के अंदर उनके जो लॉसेस थे करीब 3,300 करोड़ का था जब उन्होंने सांगयांग वगैरह का उन्होंने लिया था, आज वो ऑलमोस्ट नील की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यानी कि रिटर्न रेशियोज मेरे ख्याल से काफी बेटर हो जाएंगे। और साथ में ट्रैक्टर्स के अलावा भी अगर आप देखिए तो महिंद्रा के अंदर जो एसयूवी है, ऐसा नहीं है कि किसान एसयूवी नहीं लेते हैं, किसान एसयूवी भी लेते हैं। जो प्रॉस्पर किसान हैं, अगर आप पंजाब वगैरह में भी देखें तो वहां पर काफी मात्रा में हमने देखा है कि ऐसी बाइंग होती है। तो एसयूवी जो इन्होंने एक क्षेत्र लिया है महिंद्रा ने, वहां पर उनका मार्केट शेयर बढ़ा है। और जो जिस तरीके की ऑर्डर बुक है, हमने 1-1 साल की पेंडिंग ऑर्डर बुक देखी है, तो सेमीकंडक्टर की शायद अवेलेबिलिटी बेटर हो क्योंकि चाइना थोड़ा रीओपन हो रहा है, डिस्पाइट इसके कि अभी भी पूरी तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर अभी भी है और वहां से जो इनर्ट गैसेस आते हैं उसकी वजह से अभी भी इनअवेलेबिलिटी है चिप्स वगैरह की ग्लोबली। बट मेरे ख्याल से चीजें थोड़ी बेटर हो रही हैं। अमित, और वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से महिंद्रा आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस था, तो यहाँ से मैं रिवाइवल भी आपको अच्छा आता है। अमित क्या बात कर रहे हैं आपने, बहुत अच्छी बात बताई। इनफैक्ट गांव की फेवरेट एसयूवी महिंद्रा स्कॉर्पियो है और स्कॉर्पियो का नया मॉडल भी आने वाला है जिसकी वजह से महिंद्रा को लेके काफ़ी चर्चा हो रही है। कुछ एड्स तो ऑलरेडी शुरू हो गए। एक्सयूवी 700 का तो बाजार में रिसेप्शन बहुत अच्छा रहा ही है। तो आपने सही बात कही कि एसयूवीज भी एक्चुअली गाँव में और नॉन मेट्रो में तो बहुत ज़्यादा बिकती हैं। चलिए अब हम चलते हैं नीरज के पास से। नीरज का एक पसंदीदा स्टॉक है बिरला कॉर्प। और आज जब हम बात कर रहे हैं सीमेंट स्पेस की, देखिए अब पक्के मकान एक आम बात हो गई है भारत के गाँव में। इनफैक्ट कस्बों में आपको ज़्यादातर लोग पक्के मकान बनाते हुए दिख रहे हैं और सीमेंट का कंजप्शन रूरल एरिया में बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है और इन्होंने बिरला कॉर्प लिया है। वहाँ एक करेक्शन भी हो गया सीमेंट में। नीरज आप बताएं बिरला कॉर्प आपको क्यों पसंद है? थैंक्स अजय। अब अगर हम देखेंगे कि सीमेंट की डिमांड कहाँ से आती है तो 60% ऑफ सीमेंट डिमांड कम्स फ्रॉम हाउसिंग और उसमें मोटा मोटा 45% ऑफ दैट डिमांड कम्स फ्रॉम रूरल हाउसिंग। उसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग और अर्बन हाउसिंग छोटा कंपोनेंट है। तो अगर हाउसिंग सेक्टर में ग्रोथ आएगी, रूरल सेक्टर, अफोर्डेबल हाउसिंग, ये सेक्टर रफ्तार पकड़ेंगे तो सीमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। हमें लास्ट 2-3 साल में देखा कि वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सबड्यूड थी, बट जैसे एग्रीकल्चर में इनकम लेवल्स बढ़ेंगे और हाउसिंग ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट आएगा तो हम देखेंगे कि सीमेंट इंडस्ट्री में भी वॉल्यूम ग्रोथ इम्प्रूवमेंट होगा। और बिरला कॉर्प की बात करते हैं तो इनकी लास्ट ईयर तक 15 मिलियन टन की कैपेसिटी थी। ये नंबर 2 प्लेयर है सेंट्रल इंडिया के अंदर और इनका एक नया प्लांट कमीशन हुआ है महाराष्ट्र के अंदर 3.9 मिलियन टन का। तो अगर वॉल्यूम ग्रोथ प्लांट कमीशन के होने से भी आएगी और ओवरऑल डिमांड बढ़ने से भी। जी, और बहुत बढ़िया बात बोली आपने। रीजनेबल हो चुका है। जी नीरज, बहुत अच्छी बात बोली आपने। बिरला कॉर्प वैल्यूएशन अच्छे हैं, अच्छे स्पेस में है और ये पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी टिल्टेड है उस तरफ। अमित, मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा। पक्के मकान की हम बात कर ही रहे हैं तो मकान के साथ साथ होम इम्प्रूवमेंट थीम जो अभी तक लगता था कि बहुत बड़े शहरों में ही लोग बहुत ही ज़्यादा सुसज्जित मकान बनाते हैं, घर में हर अप्लायंस लगाते हैं, बट सच्चाई ये है कि पूरे देश भर में होम इम्प्रूवमेंट थीम बहुत ज़बरदस्त होता जा रहा है। हैवेल्स एक ऐसा नाम है जो होम इम्प्रूवमेंट की बात करें और हैवेल्स की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। अमित आप बताइए आपको हैवेल्स क्यों पसंद है? कितना पैसा बन सकता है इसमें 12 से 14 महीने में?
देखिए दो चीजें हैं इसके फेवर में बहुत क्लियरली ऑन अ मैक्रो लेवल। एक तो इन्होंने अपना जो रीच है वो रूरल एरिया में काफी फैलाया है। अगर आप पिछले 1 साल के अंदर देखिए तो डिस्ट्रीब्यूशन रीच बहुत फैला है हैवेल्स का। तो मेरे ख्याल से अगर रूरल एरिया प्रॉस्पर होना स्टार्ट होता है तो यहां से हैवेल्स को डायरेक्ट बेनिफिट है। दूसरा जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स है जिसके अंदर हैवेल्स आता है, तो वहां पर बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। तो वो अनऑर्गेनाइज के अंदर आज एक ब्रांड जो हैवेल्स ने अपना क्रिएट किया है, मेरे ख्याल से गोइंग फॉरवर्ड उसके बहुत बेनिफिट आने वाले हैं। इनफैक्ट आप यहां से देखिए कि लॉयड जैसी कंपनी जब इसने एक्वायर की थी तो वहां पर इसको इनिशियली लॉसेस थे, आज उसने उसको रिवाइव किया है। पीएलआई बेनिफिट्स गवर्नमेंट्स के लेकर उसको एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट करना है। तो मेरे ख्याल से इस तरीके की क्षमता है हैवेल्स के प्रमोटर्स के पास, और ये प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाते हैं, जैसे वायर्स एंड केबल्स, स्विच बोर्ड, और अभी एप्लियंसेस में है, किचन के अंदर आप एप्लियंसेस हैं, बल्कि अभी एसी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एसी, फ्रिज, ऑल ऑफ दिस सारे सेगमेंट्स में हैवेल्स आ रहा है। तो मेरे ख्याल से हैवेल्स जब प्राइसेस बढ़ाता है उसके बाद भी अगर वॉल्यूम ग्रोथ आती है, इससे बढ़िया विन विन सिचुएशन दूसरी नहीं हो सकती। तो हैवेल्स में कुछ सेगमेंट्स में डेफिनेटली हमने ऐसा देखा है कि उन्होंने वॉल्यूम बढ़ाया, उन्होंने प्राइस बढ़ाया, और उसके बाद भी चाहे वो फैन हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल गुड्स हो, वहां पर उनका वॉल्यूम ग्रोथ आया है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत पॉजिटिव साइन है गोइंग फॉरवर्ड फॉर कंपनीज लाइक हैवेल्स, और डिस्ट्रीब्यूशन रीच इनका लगातार बढ़ रहा है रूरल की तरफ। तो आई थिंक उसको देखते हुए स्टॉक को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। नीरज, एक और चीज हमने होम इंप्रूवमेंट थीम में ही देखी कि लोगों के गांव में जो किचन है, जो रसोई है, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पहली बात तो सरकार का बहुत बड़ा पुश रहा कि जो कच्चे चूल्हे होते हैं वो हटें और वहाँ पे गैस आए। गैस आएगा तो स्टव आएगा, स्टव आएगा तो अप्लायंसेस आएंगे। और टीटीके प्रेस्टीज एक ऐसा नाम है जो प्रेशर कुकर में एक तरह से डोमिनेंट प्लेयर है। आपको वो स्टॉक और ब्रांड पसंद है, जरा उसके बारे में बताएं। हाँ अजय जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली। इंडियन गवर्नमेंट का बहुत फोकस रहा है कि लोग एलपीजी की तरफ जाएं, लोग गैस स्टव्स यूज करें, और रूरल इंडिया में टीटीके प्रेस्टीज की बहुत अच्छी ब्रांड रिकॉल है, और कंपनी ने अपनी डायरेक्ट रूरल सेल्स भी काफी इंक्रीज करी है ओवर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, जिससे हमने देखा है कि उनकी लास्ट ईयर कंपनी हैज ग्रोन बाय 20-25%। और रूरल इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत कम है कुकवेयर अप्लायंसेस का, चाहे कुकवेयर हो, कुकिंग अप्लायंसेस हो, और अर्बन इंडिया के मुताबिक काफी कम है, जबकि कंज्यूमर के एस्पिरेशंस काफी सिमिलर होते हैं। तो अगर हम देखेंगे, अगर इन कंज्यूमर्स के पास इनकम लेवल बढ़ेगा तो हम इसमें मासिव जंप ऑफ डिमांड देख सकते हैं। फेयर पॉइंट। अमित, आपने सुना एसबीआई की कमेंट्री भी इस बार, जब हमने उनसे आरबीआई पॉलिसी के बाद बात की तो उन्हें खास तौर पे इस बात पे जोर दी कि रूरल पोर्टफोलियो, क्योंकि उनकी ब्रांचेस पूरे देश भर में बहुत अच्छा कर रहा है, क्रेडिट ग्रोथ उम्मीद से बेहतर होती चली जा रही है, और मॉनसून का भी हवाला दिया कि ये चौथी पांचवी बार हम देख रहे हैं नॉर्मल मॉनसून होगा। स्टेट बैंक आपको इस वैल्यूएशन में काफी पसंद आ रहा है, जरा इसके बारे में बताएं अमित। देखिए स्टेट बैंक वैल्यूएशन वाइज नो डाउट काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि 450 का भाव पर अगर आप स्टैंड अलोन वैल्यू देखिए तो उसका वैल्यूएशन, उसका प्राइस इतना ही आता है। और अगर आप होल्डिंग कंपनीज भी ले लेंगे, और मतलब सब्सिडरी कंपनीज लेंगे और उस पर होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट लगाएंगे 20%, तो 192 रुपीज पर शेयर आपको एक्स्ट्रा ही मिलता है करंट भाव पर अगर आप एसबीआई को लेते हो। और साथ में जैसे आपने बोला, देखिए दो मेजर पिलर होते हैं बैंक्स में, एक होता है एनपीएस कम होना और दूसरा क्रेडिट ग्रोथ को रिवाइव होना। तो एनपीए हमने ऑलरेडी पिछले 4-5 साल 2018 में 5% के आसपास थे नेट एनपीएस, अभी तो वो 1.5% हो गए थे लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में। और अगर आप Q4 फाइनेंशियल ईयर 22 देखिए तो इट डिक्लाइन टू 1.05%। तो मेरे ख्याल से एनपीएस काफी कम हुए हैं, और जो प्रोविजनिंग है टू द एनपीएस हैज कम डाउन एक्चुअली ड्रास्टिकली। तो इस वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 55% फाइनेंशियल ईयर 22 में इंक्रीज हुई है एसबीआई की। और जो दूसरा पिलर है वो है क्रेडिट ग्रोथ। आप देखिए लास्ट ईयर जो क्रेडिट ग्रोथ था वो काफी कम था, ऐसा लगता था कि कॉर्पोरेट्स को पैसा चाहिए नहीं, बट अब इन्फ्लेशन वाले सिनेरियो में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो बैंक्स के पास जाते हैं वापस कॉर्पोरेट्स। और दूसरा जो यील्ड्स हैं वो बहुत शार्पली मूव कर गए इन एंटीसिपेशन ऑफ कि बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे 2022 और 23 में। तो जब यील्ड आज 150 बिप्स की रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट जब कमर्शियल पेपर फ्लोट करेंगे तो महंगा पड़ेगा। तो इसकी वजह से वो आज बैंक्स में जहां पर चीपर रेट्स अवेलेबल हैं
वहां पर वो वापस आ रहे हैं। तो क्रेडिट ग्रोथ 11% तक चली गई है एसबीआई की, अगर आप लास्ट क्वार्टर देखिए, और जो होम लोन है वहां पर भी पिकअप है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा प्लेटफॉर्म रेडी है एट गुड वैल्यूएशंस। मार्केट में एफआई आउटफ्लो जैसी थमेगा, आई थिंक ये स्टॉक्स काफी शार्पली बाउंस लेंगे। नीरज, आपने वो खबर देखी थी कि मई से जुलाई के बीच में 40 लाख शादियों का साया बन रहा है पूरे देश भर में, और क्योंकि 2-2.5 साल से लोग शादी अपने डिले कर गए, कोविड की वजह से नहीं हो पाई। यही नहीं, शादी की बात करें और ज्वेलरी परचेज की बात ना करें, क्योंकि ये सारी रूरल प्रॉस्पेरिटी जो हम बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कंजम्पशन में जाएगी। और रूरल और एरिया में ज्वेलरी एक बहुत बड़ी एक इमोशनल चीज़ है, काफ़ी ज्वेलरी बाइंग होती है। आपको ज्वेलरी एज ए कैटेगरी कैसी पसंद है और कौन सा स्टॉक आप बेट करेंगे उस स्पेस में से? नीरज। हाँ अजय जी, आपने सही बात बोला कि जैसे ही अगर इनकम लेवल बढ़ते हैं, कंजम्पशन बढ़ता है, और हम वापस 2 साल बाद देखेंगे कि अच्छे स्केल पे वेडिंग्स की प्लानिंग होगी। लास्ट 2 ईयर्स से वेडिंग्स बहुत लिमिटेड लेवल पे हो रही थी, तो अगर कंजम्पशन लेवल अच्छा रहेगा तो ज्वेलरी की डिमांड बढ़ने की काफी अच्छी उम्मीद है। तो थंगामाइल ज्वेलर है, ये लार्जली तमिलनाडु है, और तमिलनाडु एक बहुत बड़ा मार्केट है ज्वेलरी का। ओवरऑल इंडिया में हम लगभग 800 टन्स ऑफ गोल्ड कंज्यूम करते हैं, उसमें से 200 टन्स आर जस्ट कंज्यूम्ड इन तमिलनाडु। तो एक अपने आप में तमिलनाडु एक बहुत बड़ा मार्केट है जहां थंगामाइल का फोकस है। इनके सारे स्टोर्स तमिलनाडु में हैं, और सारे स्टोर्स Tier 2 to Tier 4 टाउन्स के अंदर हैं। तो बेसिकली ये एक रूरल कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं। तो ये अपने सेगमेंट में इनका बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है, लोग इनको ट्रस्ट करते हैं। तो इस कैटेगरी में जब रूरल इंडिया की ग्रोथ बेटर होगी, खासकर तमिलनाडु के अंदर, तो हम देखेंगे कि वो वेडिंग में और ज्वेलरी में काफी ज्यादा कंजम्पशन होगा, और थंगामाइल इसको एक प्ले करने का बहुत अच्छा तरीका है। इनफैक्ट आप तमिलनाडु की ये बड़े ज्वेलरी ब्रांड की बात कर रहे हैं। हमने स्पेशल शो के लिए तमिलनाडु और केरला का ये गांव चुना है जहां से हम ये शो भी कर रहे हैं आपके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो अच्छा मकान, पेंट्स की बात कैसे नहीं की जाए। और इस समय हमने देखा है लास्ट 1 महीने में बड़े बड़े हाउसेस ने, इंडस्ट्रियल हाउसेस ने पेंट्स के बारे में एक्सपेंशन अनाउंस किया, बिरला ग्रुप ने, उसके बाद अदानीज ने, और हमने देखा कि कुछ प्रेशर भी आ गया पूरे पेंट्स के स्पेस में। स्टॉक्स थोड़ा करेक्ट भी हो गए। इनफैक्ट एशियन पेंट्स आपको पसंद है, अमित बताइए वैल्यूएशन कैसा लग रहा है और इसके प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं? देखिए, एशियन पेंट्स में एक सबसे बड़ा पॉजिटिव, आज आप बोलते हो ग्रेसिम भी इस फील्ड में आने वाला है, 2024 में कैपेक्स बड़ा कर रहा है। बट अगर आप एशियन पेंट्स का प्लस पॉइंट देखिए तो जो डीलर को वो पेंट पहुंचाता है, ऑब्वियसली ब्रांड वैल्यू है, आज घर घर में एशियन पेंट का ही पेंट यूज करते हैं, वहां पर वो 3 घंटे के अंदर उसको रिप्लेनिश कर सकता है। तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ पेंट है वो डीलर्स के पास बहुत ही कम समय में पहुंच जाती है। तो वो उसको रिप्लेस करना मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल काम है गोइंग फॉरवर्ड। और दूसरा, अगर आप ग्रोथ देखिए पेंट्स के अंदर, जो रीपेंटिंग साइकिल है पहले 7 साल 6 साल की हुआ करती थी, अब तो 2-3 साल में रीपेंटिंग होती है। डेकोरेटिव पेंट में बहुत ग्रोथ है, जो 80% है आज एशियन पेंट्स का। और एशियन पेंट एक पूरा होम इंप्रूवमेंट के अंदर है, जो वर्ड आपने थोड़ी देर पहले यूज किया था, वो यहाँ पर एक बहुत फिट बैठता है। क्योंकि चाहे आज पीवीसी डोर्स, पैनल्स हो, स्लीक किचन की बात होती हो, या फिर आज इन्होंने व्हाइट लीक करके एक कंपनी अभी एक्वायर की है, तो ये सब चीजें ये लोग कर रहे हैं जिसमें ये पूरा धीरे धीरे बाथरूम फिटिंग्स तक लेकर पूरा होम इंप्रूवमेंट के अंदर एशियन पेंट स्प्रेड कर रहा है। और हाउसिंग जिस तरह से डेवलप होगा रूरल के अंदर, ऑब्वियसली इनकम लेवल से वो ड्राइव होगा। तो मुझे लगता है कि एशियन पेंट एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, क्योंकि इन्होंने काफी प्रोडक्ट्स रूरल एंड पर लॉन्च किए हैं जहां पर उसका मार्केट शेयर एक्चुअली बहुत शार्पली बढ़ा है। तो डेस्पाइट इसके कि क्रूड का इंपैक्ट है मार्जिन पर, हमको ये नहीं भूलना चाहिए जो कंपनीज मार्केट शेयर बढ़ा सकती हैं ऐसे टफ सिनेरियो में, जब मार्केट रिवाइव होगा वो आपको बहुत अच्छी तरह से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। राइट नीरज, अमित जाने से पहले और शो वाइंड अप करने से पहले आपसे एक ट्रिविया क्वेश्चन लेना चाहूंगा। नीरज, आप बताइए कि आप लास्ट कौन से गांव में गए थे और आपके ऑब्जर्वेशन क्या थे, कुछ याद है आपको? लास्ट में जयपुर के आसपास के गांवों में गया था। हाँ, और मैंने ये नोटिस किया कि जनरली जो हम देखते हैं कि अब क्योंकि एक्सपोजर सबका मीडिया से है, तो जो ब्रांड्स हम
अर्बन इंडिया में देखना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं, तो वही ब्रांड्स और एस्पिरेशंस मैंने देखा कि वही गांवों में है। अगर हम अर्बन इंडिया में हम लेना चाहेंगे कि डब्ल्यू के सूट्स वगैरह या ऑरेलिया के, तो मैंने देखा टीयर 2 में भी एस्पिरेशन वही है, वहां पे भी फीमेल्स वही ब्रांड्स को लेना चाह रही हैं। हम बहुत हाई एंड ब्रांड छोड़ दें, बट जो मीडियम एंड ब्रांड्स जो हम अर्बन इंडिया में देखते हैं, मैंने नोटिस किया वही एस्पिरेशंस रूरल इंडिया के भी हैं। तो कंज्यूमर बहुत अलग नहीं है उन मायनों में। आपसे भी जानना चाहूंगा, आपको याद है कोई मेमोरी, क्योंकि आप तो देश भर में घूमते रहते हैं, आप लास्ट कौन से ऐसे रूरल एरिया में गए थे और आपका ऑब्जर्वेशन क्या था? आपने मुझसे पूछा? हेलो, आपने मुझसे पूछा? राइट। या सो आप देखिए, अगर रूरल एरिया की बात करें तो जब हम लोग रिसर्च के एंगल से रिपोर्ट्स बनाते हैं तो डेफिनेटली उस पृष्ठभूमि में जाना बहुत जरूरी होता है, जहां आप एक्चुअली देख रहे हैं कि किस तरह से डिमांड फ्लोरिश हो रही है। एक बहुत बड़ा चेंज जो रूरल एरिया में आया है इस गवर्नमेंट की वजह से, वो है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी मेरे ख्याल से जो हम बहुत साल पहले देखते थे और आज उसमें बहुत इंप्रूवमेंट है, जिस वजह से इलेक्ट्रिकल गुड्स और ये सब कंपनीज फ्लोरिश हो सकती हैं। आज बैंक्स की रीच देखिए तो धीरे धीरे मेरे ख्याल से बहुत बढ़ रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन काफी हुआ है आज रूरल एरिया का, और जिस वजह से जो लाइफ स्टाइल है वो पहले से बेटर होता जा रहा है। इसलिए जो ब्रांड वैल्यू है ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी पिकअप करी है। जो ब्रांड हम आज मेट्रोज में देखते हैं उस वही कुछ ब्रांड्स एक्चुअली आपको विलेजेस में भी मिलेंगे और उस तरीके का बाइंग भी उसमें आता हुआ दिखेगा। तो मेरे ख्याल से काफी सेगमेंट्स हैं आज स्टॉक मार्केट से लिंक, जहां पर रूरल एरिया की ग्रोथ डेफिनेटली आई थिंक डायरेक्टली रिलेटेड है और वहां आपको डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। मेरे ख्याल से अच्छा मॉनसून चौथे साल आया है, और अगर आप 2002-2008 का पीरियड देखिए तो वहां भी हमने देखा था कि जनरली 2 साल बारिश अच्छी पड़ती है, लेकिन जब उसके बियॉन्ड जाती है तो 4-5 साल तक का भी समय ऐसा होता है जब बारिश लगातार अच्छी पड़ती है। तो आई थिंक गुड टाइम्स। और फूड ग्रेन का जो एक्रिएज है जो हमने लास्ट ईयर रिकॉर्ड हाई देखा था, आई थिंक वो सब पॉजिटिविटी आ सकती है। और इथेनॉल ब्लेंडिंग नॉट टू फॉरगेट, आई थिंक ये बहुत बड़ा ट्रिगर है जिसमें शुगर केन का एक्रिएज भी आने वाले समय में बढ़ेगा। ऑलराइट, अमित, सच्चिदानंद जी, नीरज, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस एग्री थीम पोर्टफोलियो बनाने के स्पेशल शो के पार्ट बनने के लिए, और हमारे व्यूअर्स को और निवेशकों को ये समझाने के लिए कि गांव की खुशहाली कैसे आपके पोर्टफोलियो में हरियाली ला सकती है। धन्यवाद 18 स्वदेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।